शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन खत्म होने के बाद अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, बहुत डिटेल में हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन देख चुके हैं, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पावर फॉर्मूला हम लोग कैसे लगाते हैं, पावर का फॉर्मूला, उसमें क्या अप्रोच रहना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए, तो ये सब चीज हम लोग सब कुछ देख चुके हैं, करेक्ट है। अब टाइम है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को अच्छे से देखने का। इसमें हम लोग जो फेरेंटी इफेक्ट, आप जानते हो, सुने होंगे नाम आप, है ना, फेरेंटी इफेक्ट बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। आप जानते हैं कि एट नो लोड जो होता है ना, रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड के वोल्टेज से, तो उसको हम लोग फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं, करेक्ट है। अब ये नो लोड पे ही क्यों होता है, अगर लोड कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये सब चीज जनरली बुक में नहीं रहता है ना, बहुत लोग बताते भी नहीं है, हम आपको बताएंगे, आप लास्ट तक देखिएगा, आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, करेक्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, इसमें जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि एट 50 हर्ट्ज अगर आप देखेंगे, एट 50 हर्ट्ज देखेंगे तो लेंथ जो था इसमें 80 किलोमीटर से ज्यादा, 80 किलोमीटर से ज्यादा और 200 किलोमीटर से कम था, ठीक है। बट एट एनी अदर फ्रीक्वेंसी, एट एनी अदर फ्रीक्वेंसी, एनी अदर फ्रीक्वेंसी, इस पे हम एक एग्जांपल भी बताए हुए हैं, जब ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहे थे तो उस टाइम पे क्या था, 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4000 इंटू, मतलब 4000 टू 10,000 किलोमीटर हर्ट्ज, या इसी को आप किलोमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस रेंज में अगर कोई लेंथ है तो उसको हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हैं। ये सब चीज देख चुके हैं। अब देखो इसी में एक चीज और भी हम बता रहे हैं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, कैपेसिटर को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो चीज हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से। देखो जो हम लोग जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन देखे हुए थे तो वो कुछ इस टाइप का था, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन था। यहां पे जो कैपेसिटर था ना, इसमें जो कैपेसिटर था यहां पे, उसको अब हम लोग इग्नोर कर दिए हुए थे, ठीक है। तो ये जो XC था इसको हम लोग इग्नोर कर दिए हुए थे। तो ऐसा क्यों किए हुए थे हम लोग, क्योंकि लेंथ जो था ये कम था इसका, कैसे, तो XC इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C1 इंटू L, C1 जो होगा ना पर यूनिट लेंथ कैपेसिटेंस है, जो L और C सब जो हम लोग पता करते हैं ना ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में जो देखेंगे ना, तो वो पर यूनिट लेंथ में ही रहता है, ठीक है। तो अगर L कम है, अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में अगर L कम था तो इसका मतलब XC ज्यादा था, तो XC ज्यादा था, XC ज्यादा था तो फिर इधर कोई करंट आता ही नहीं था, इधर कोई करंट आएगा ही नहीं। तो जब कोई करंट आएगा ही नहीं तो आप इसको इग्नोर कर सकते थे इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ये था कॉन्सेप्ट, करेक्ट है। अब अगर हम लोग देखें मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें अगर, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो उस केस में XC इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय ओमेगा इंटू C1 इंटू L, है कि नहीं, 1 बाय ओमेगा C1 इंटू L। तो अगर लेंथ को अब हम लोग इग्नोर, मतलब ज्यादा करते, अब तो इग्नोर कर नहीं सकते ना, लेंथ अब तो छोटा है ही नहीं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में लेंथ 80 टू 200 किलोमीटर होता है। तो अब अगर आप लेंथ को ज्यादा कर देंगे, अब अगर लेंथ को आप ज्यादा कर देंगे तो इसका मतलब XC तो अब कम हो जाएगा, और जब XC कम हो जाएगा, जब XC कम हो जाएगा तो इसके थ्रू करंट को आप जीरो कर ही नहीं सकते। जब XC यहाँ पे कम हो जाएगा तो कम रिएक्टेंस ऑफर करेगा, तो कुछ ना कुछ तो करंट इसमें भी आएगा ना। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं आता था इसमें करंट, लेकिन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में करंट आएगा। तो इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, याद रखना ये चीज। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में कैपेसिटेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर उसके बाद एक इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो कंडक्टेंस था, जैसे ऐसा था, आपको ट्रांसमिशन लाइन का अगर मेन मॉडल याद है तो जो सबसे पहले हम आपको बताए हुए थे, तो ये कैपेसिटेंस को तो इग्नोर नहीं कर सकते। यहां पे रेसिस्टेंस था, किसके वजह से था, शायद आपको याद होगा, हम बता चुके हैं, ये इंसुलेशन की वजह से था, ठीक है, इंसुलेशन की वजह से। तो इंसुलेशन की वजह से था, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंसुलेटर नहीं रहेगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा लीकेज करंट नहीं रहेगा, मतलब इंसुलेशन का रेसिस्टेंस, इसको भी आप जो है ना इग्नोर कर सकते हैं। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में इस इंसुलेशन को हम लोग इग्नोर करते हैं, करेक्ट है। इस जो रेसिस्टेंस है, जो लीकेज करंट होता है थ्रू इंसुलेशन, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में नहीं करते ना, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबा होता है, बहुत नंबर ऑफ इंसुलेटर्स लगेगा, है ना,
बहुत सपोज करो यहाँ पे इंसुलेटर है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर आगे है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में बहुत नंबर ऑफ इंसुलेटर लगेगा, तो वहां पे आप जो यहाँ पे जो लीकेज करंट होता है ना इंसुलेटर में, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अप टू मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो लीकेज जो करंट होता है उसके वजह से जो ये है ना इंसुलेशन का जो रेसिस्टेंस है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि लीकेज करंट बहुत कम होता है। ठीक है, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आप देख चुके हैं कि आर है, एल है और सी है, तीन चीज है। ठीक है, अब इन तीन चीज को हम लोग कैसे मॉडल करें, इन तीन चीज का हम लोग मॉडलिंग कैसे करें, उस पे बेस्ड ट्रांसमिशन लाइन को हम तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। किसको? तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को, है ना। इस पे बेस्ड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। तो वो क्या क्या होता है वो देखिए आप, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, करेक्ट है। तो सबसे पहला चीज है इसमें मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, देखो क्या क्या है, बढ़िया से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। सबसे पहला है एंड कंडेंसर मॉडल। ये सब क्या होता है देखेंगे, बताएंगे हम आपको अभी डिटेल में। एंड कंडेंसर मॉडल, करेक्ट है। एक होता है टी मॉडल, डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटर को हम लोग कहां इमेजिन कर रहे हैं, मतलब एज्यूम कर रहे हैं, कहां कैपेसिटर को एज्यूम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज एंड कंडेंसर मॉडल, अनदर इज टी मॉडल, और एक है पाई मॉडल। ठीक है, तो अब अगर यहां पे देखें एंड कंडेंसर मॉडल कैसा होता है, तो एंड कंडेंसर मॉडल बेसिकली इस टाइप का होता है। लास्ट में एंड में कंडेंसर रहेगा, मतलब एंड में कैपेसिटर रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, पाई मॉडल कैसा होता है, सॉरी टी मॉडल कैसा होता है, तो टी मॉडल कुछ इस टाइप से हम लोग लेते हैं, जो सीरीज का जो इंपीडेंस है उसको दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये हो गया टी मॉडल। टी टाइप का आपको दिख रहा है ना, तो इसलिए इसको हम लोग टी मॉडल बोलते हैं। ठीक है, फिर एक है पाई मॉडल, ये है एक पाई मॉडल, क्योंकि आपको ये पाई टाइप का दिख रहा है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पाई मॉडल। ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप के मॉडल है। अब तीनों में कौन सा मॉडल कहां पे यूज करते हैं, लोड फ्लो में कौन सा यूज करते हैं, कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है, ये तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अच्छे से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारा काम है, धर्म है हमारा एंड कंडेंसर मॉडल पढ़ना। यहां से आपको फेराइटी इफेक्ट और बाकी सब चीज सब कुछ क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक इंट्रोडक्शन था, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड कंडेंसर मॉडल मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, करेक्ट है। एंड कंडेंसर मॉडल, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, ABCD पैरामीटर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखो पहले आप एंड कंडेंसर मॉडल हमारे पास ये है, ये R, ये L और ये C, R, L और ये इसको Y ही मान लो। ठीक है, इसको Y मान लेते हैं, पैरेलल में है ना तो एडमिटेंस मान लेते हैं, और इसको आप मान लो Z है, R प्लस J ओमेगा L होगा ना, तो JXL, करेक्ट है। J ओमेगा L तो मतलब इंडक्टर की जगह पे JXL, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज JXL। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसमें करंट IS जा रहा है, यहां पे करंट IR आ रहा है, दिस इज VS एंड दिस इज VR, है कि नहीं। हम लोगों को ABCD पैरामीटर सबसे पहले निकालना है, ABCD पैरामीटर। टू पोर्ट नेटवर्क टाइप का आपको दिख रहा है ना, टू पोर्ट, वन पोर्ट एंड अनदर पोर्ट, टू पोर्ट नेटवर्क टाइप का दिख रहा है, तो आपको ABCD पैरामीटर यहां पे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ABCD, तो ABCD पैरामीटर क्या होता है, सोर्स वोल्टेज, सोर्स करंट को हम लोग लोड वोल्टेज और लोड करंट के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR एंड IS इज इक्वल टू CVR प्लस DIR होना चाहिए, है कि नहीं। VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR एंड IS इक्वल टू CVR प्लस DIR होना चाहिए, करेक्ट है। इसमें अब हमको VS को VR और IR के फॉर्म में लिखना है, तो डिराइव तो खैर क्रैश कोर्स में करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको डिराइव करके बता रहे हैं ताकि कहीं पे अगर कुछ दिक्कत हो तो आपको सब समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो अब अगर हम लोग KVL लगाएं तो VS माइनस IS इंटू R माइनस JIS इंटू XL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, VR होना चाहिए।
है कि नहीं? तो इसका मतलब वी एस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी आर प्लस आई एस इंटू आर प्लस जे एक्स एल होना चाहिए, है कि नहीं? आई एस को आप कॉमन ले लो, तो इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई एस इंटू जेड ले सकते हैं, आर प्लस जे एक्स एल इज जेड, करेक्ट है? तो वी एस इक्वल टू वी आर इंटू आई एस इंटू जेड। तो देखो वी आर और आई आर के फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे आई एस हो गया, तो इसको हम लोग को आई आर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब देखो यहाँ पे आई एस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई एस इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर तो होगा ही इधर, लेकिन इसमें करंट कुछ ऐसी जाएगा, आई आर प्लस ऐसी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू केसीएल, है ना? आई एस जा रहा है तो IC प्लस IR होना चाहिए, ठीक है? अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो IC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, IR प्लस IC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस कैपेसिटर के डायरेक्ट सामने में वोल्टेज VR आपको दिख रहा है, तो IC को हम लोग लिख सकते हैं ना VR इंटू एडमिटेंस, सिंपल सी बात, करेक्ट है? तो इसका मतलब IS को आप सिंपली VR इंटू Y प्लस IR हम लोग लिख सकते हैं IS। तो इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में आप पुट करो, कलर चेंज, इसका वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करो, तो VS इक्वल टू हम लोग VR प्लस IS, अगर हम लोग यहां पे देखें तो VR इंटू वाई प्लस IR इंटू ये क्या होना चाहिए, Z, ओके? अब यहां पे देखेंगे तो इसको अगर आप यहां से देखें तो VS को हम लोग VR, और VR में VR को कॉमा ले लीजिए तो 1 प्लस YZ आएगा प्लस IR इंटू जेड आएगा। देखो VR और IR के फॉर्म में आ गया ना, सिंपल, कितना सिंपल था, KVL KCL जस्ट, है ना? तो VS आ गया। सिमिलरली IS भी हम लोगों के पास पहले से ही है, IS ये है, तो VR इंटू वाई प्लस IR, है कि नहीं? तो यहां से ABCD पैरामीटर तो आपको क्लियरली दिख रहा है, इसमें क्या टेंशन है, इसमें आपको ABCD पैरामीटर क्लियरली दिख रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ABCD पैरामीटर लिखना चाहें तो VSIS इज इक्वल टू VSIS इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे लिख लें, 1 प्लस YZ Z, और फिर उसके बाद Y, और फिर इसके बाद यहाँ पे 1, और ये यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या ले लें, VR और ये IR, करेक्ट है? तो इसका मतलब ABCD पैरामीटर हम लोग को आ गया, किसका आ गया, एंड कंडेंसर मॉडल का, करेक्ट है? एंड कंडेंसर मॉडल का हमारे पास ABCD पैरामीटर आ चुका है। तो इसका मतलब दिस इज ABCD, तो ABCD इज इक्वल टू 1 प्लस YZ Z Y एंड 1, है ना? ABCD हमारे पास आ गया, करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात तो अब स्टार्ट होगी, है ना? ये कौन सा था, एंड कंडेंसर मॉडल, याद रखना, ये कहां गया, ये है, रुक जाओ यार, है ना? ये देखो, ये एंड कंडेंसर मॉडल है ना, उसका ABCD पैरामीटर ऐसा है, करेक्ट है? इसमें आप कुछ कुछ चीज नोटिस करो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्या यहाँ पे A इक्वल टू D है, तो कतई नहीं है A इक्वल टू D। A का वैल्यू 1 प्लस YZ और D का वैल्यू 1, तो A इक्वल टू D नहीं होने का मतलब क्या है कि ये नेटवर्क सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जैसा आप इधर से देख रहे हो वैसा आपको इधर से नहीं देखने में लगेगा, ठीक है? तो नहीं भी तो लग रहा है ना? तो पूरे पावर सिस्टम में बस ये एक ऐसा मॉडल है एंड कंडेंसर मॉडल, जिसमें कि A और D सेम नहीं होगा, इसके अलावा जो भी मॉडल होगा हर जगह A इक्वल टू D होगा, याद रखना इस चीज को। और अगर दूसरा चीज नोटिस करें यार, नोटिस ही करते रहना, बस नोटिस करना है, नोटिस करो, नोट करो और रूल बना दो उसको, करेक्ट है? तो AD माइनस BC देखेंगे तो आपको 1 दिखेगा, BC B इंटू सी AD A इंटू D, करेक्ट है? तो अब यहां पे देखें AD माइनस BC इक्वल टू 1, तो AD 1 प्लस YZ माइनस YZ इक्वल टू 1 रहेगा, तो AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। तो ये चीज याद रखिएगा, A इक्वल टू D, बस ये मॉडल है, बस ऐसा मॉडल है जिसमें A इक्वल टू D नहीं होगा। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, ओके? तो अब यहां पे देखो, अब यहां पे ABCD है, ABCD आ गया हमारे पास, करेक्ट है? अब अगर मान लो सपोज करो आपसे बोले वोल्टेज रेगुलेशन आप निकाल के बताओ, वोल्टेज रेगुलेशन आप आंसर बताओ, क्या होगा? तो देखो कुछ नहीं होगा, ये सब तो इतना बढ़िया चीज है ना। तो अब अगर आपको वोल्टेज रेगुलेशन बोलेगा पता करने, तो वोल्टेज रेगुलेशन आपको हम बता चुके हैं इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सिंपली यही आ जाएगा, VR इंटू 100, है कि नहीं? बता चुके हम ये।
तो फॉर्मूला तो यही था ना, यही डिराइव किए थे ना, बस बी का वैल्यू उस केस में क्या था, उस केस में क्या था, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ए का वैल्यू कितना था, 1 था। अब इस केस में मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में एंड कंडेंसर मॉडल में ए का वैल्यू कितना है, तो 1 प्लस वाई जेड, तो यहां पे कितना रहेगा, वीएस डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई जेड माइनस वी आर डिवाइडेड बाय वी आर इंटू क्या रहेगा 100। समझ रहे हैं, तो 1 प्लस वाई जेड सब जो पुट करोगे ना, वाई और जेड, तो एंगल के साथ पुट करना और उसका मैग्नीट्यूड ले लेना बस, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, एग्जांपल सब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। करेक्ट है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एबीसीडी पैरामीटर हम लोग पढ़े हैं इसलिए थे, ये फॉर्मूला हम कहां डिराइव किए थे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, ए के फॉर्म में है, तो जब ए के फॉर्म में है तो इसी फॉर्मूला को डायरेक्ट हम लोग मीडियम में भी निकाल लिए, मतलब यूज कर लिए, इसी फॉर्मूला का यूज डायरेक्ट हम लोग लॉन्ग में भी कर लेंगे। तो एबीसीडी पैरामीटर का यही फायदा है, एक बार काम करो, फायदा जिंदगी भर लो, सारे केस में फायदा लो, ठीक है। तो इसलिए एबीसीडी पैरामीटर पढ़ते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे देखो एंड कंडेंसर मॉडल ही देखो, इसमें दूसरा पावर, ये पहला चीज हो गया। अगर हम पावर देखें तो एंड कंडेंसर मॉडल ऐसा है, करेक्ट है, इस टाइप का एंड कंडेंसर मॉडल है। अब यहाँ पे क्या है, ये है वीएस, ये है वीआर, ये है यहाँ पे आईएस और ये यहाँ पे है आईआर, ठीक है। अब आपसे यहां से बोलेगा कि अब पी आर और क्यू आर निकालो, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर एट रिसीविंग एंड निकालो। तो एबीसीडी सब तो निकाल ही चुके हैं ना, वी आर वी एस तो है ना, वी एस है तो मतलब विथ एंगल होगा और वी आर भी तो विथ एंगल होगा, है ना। तो पी आर क्यू आर निकालना है, तो फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, बता ही चुके हम आपको। तो पी आर जो होगा यहाँ पे वो वी एस वी आर बाय बी कॉस बीटा माइनस डेल्टा माइनस ए वी आर स्क्वायर बाय बी कॉस बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। डायरेक्ट ए और बी तो निकल ही चुका है, इसमें पुट करो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्यू आर में भी सब पुट करो आंसर आ जाएगा, उस केस में बस साइन करना है, ठीक है। तो इसमें भी, इस केस में भी आप हम लोग ये मतलब ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब यूज करेंगे बताएंगे तो समझ में आएगा, इसमें जब एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये था मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का कुछ कुछ बेसिक चीज। अब जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में एंड कंडेंसर मॉडल में जो होता है ना, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का बोले या फिर हम लोग पूरे ट्रांसमिशन लाइन का ही बोले, अगर इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है फेरांटी इफेक्ट। अब हम लोग फेरांटी इफेक्ट पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये सब चीज समझ में आ गया। पी आर आ गया यहाँ पे, मतलब पी आर है एक्टिव पावर, सिमिलरली रिएक्टिव पावर होगा ए बी सी डी का, मतलब ए और बी चाहिए। ए बी का वैल्यू यहां से आपको पता ही है, ए बी का वैल्यू यहां से पुट करो सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा डेल्टा सब दिया ही रहेगा क्वेश्चन में। तो इन सब टाइप का क्वेश्चन, और यही सब क्वेश्चन आपको लगेगा ना जब देखोगे ना तो बड़ा टफ लगता है, लेकिन है कुछ नहीं। ए बी आप यहां से निकाल चुके हैं, पुट करो आ जाएगा आंसर। इस पे एग्जांपल देखेंगे हम लोग, समझ में आ जाएगा आपको। ये तो समझ में आ ही गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब एबीसीडी पैरामीटर मतलब निकाले हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है एंड कंडेंसर मॉडल का सिंपल सा चीज। अब आपको हम बता रहे हैं इसमें फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है वो देखना आप। फेरेंटी इफेक्ट, फेरेंटी इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना वी लिखे उतना ही कम है ये, ठीक है। फेरेंटी इफेक्ट देखिए, ये हमारे पास एंड कंडेंसर मॉडल है, ठीक है। ये हमारे पास एंड कंडेंसर मॉडल है। ये आर है, ये जे एक्स एल है और ये सपोज करो वाई है, एडमिटेंस पैरेलल में है। फिर उसके बाद आप ये सपोज करिए ये वी आर है, सॉरी ये वी एस है और ये वी आर है। वी एस है तो वी एस एंगल डेल्टा होगा कुछ, वो हम नहीं लिख रहे हैं। और ये सपोज करो नो लोड पे है, तो नो लोड कहने का मतलब आई आर इक्वल टू जीरो होगा। नो लोड कहने का मतलब आई आर इक्वल टू जीरो, है ना। तो नो लोड पे है ये जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है वो है नो लोड पे। अब अगर देखें, अब अगर आप यहां से देखिए, ये जो करंट जा रहा है आई एस, ये करंट इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि नो लोड पे है सर्किट, क्योंकि नो लोड पे सर्किट तो इधर तो जा नहीं सकता। तो ये आई एस इधर आया, इधर आया, इधर से इधर आने लगेगा, तो ये आई एस इधर आ जाएगा। तो कैपेसिटर में जो करंट जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग करंट। जो कैपेसिटर में जो करंट जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग करंट। तो आई एस है, इधर आया, इधर आया, इधर आया, दिस आई एस इज इक्वल टू आई सी।
है ना, आई एस इधर से आया और यहाँ पे इसमें चला गया तो आई एस इक्वल टू ऐसी हो गया, करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग करंट। बहुत बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है ना, जो चार्जिंग करंट निकालो कैसे निकालो, क्या होगा, तो वो देख लो, वो भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ, आप लोग देखना। चार्जिंग करंट, जो कैपेसिटर में जो करंट जा रहा है, दैट करंट इज चार्जिंग करंट। तो एट नो लोड अगर देखें, एट नो लोड अगर देखेंगे तो एट नो लोड आई आर इज इक्वल टू 0 है, एट नो लोड आई आर इक्वल टू 0 है। तो जब एट नो लोड आई आर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आपको ये इक्वेशन तो पता है ना, वी एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर, आई एस इज इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर, ये तो आपको पता ही है ना। तो एट नो लोड अगर देखेंगे, एट नो लोड अगर देखेंगे आप, तो इसका मतलब आई, देखो कितनी बार हम एक ही चीज लिख रहे हैं, याद रखना है, इतनी बार कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो याद रखना है इस चीज को। नो लोड करने का मतलब आई आर इक्वल टू 0। तो जब आई आर इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो आई एस इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, चलो इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, तो अच्छे से नोट करना आप। आई एस इक्वल टू क्या होगा, आई सी के बराबर। आई आर 0 मतलब इधर तो करंट जाएगा ही नहीं, तो आई एस जो होगा वो इसी में आ जाएगा, तो आई एस इक्वल टू आई सी एंड दिस शुड बी इक्वल टू सी वी आर। तो यही क्या हो जाएगा, चार्जिंग करंट, है ना। तो अब अगर सपोज करो वी आर के फॉर्म में, रिसीविंग एंड वोल्टेज के फॉर्म में ना दिया रहे क्वेश्चन में, है ना, तो अगर सेंडिंग एंड के फॉर्म में दिया रहे, वी एस दिया रहे, तो आप कैसे निकालेंगे। तो अगर वी एस के फॉर्म में दिया रहे, तो आई आर तो 0 है, तो वी आर इक्वल टू क्या रहेगा, वी एस बाय ए, तो सी इंटू वी एस बाय ए एंड दिस शुड बी इक्वल टू आई एस, आई एस इक्वल टू सी इंटू वी एस बाय ए आ जाएगा, सॉरी मतलब वी आर इक्वल टू वी एस बाय ए, तो सी इंटू वी एस बाय ए आ जाएगा, सी इंटू वी एस बाय ए आ जाएगा, आई एस इक्वल टू, करेक्ट है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पे क्वेश्चन भी पूछा है, ये चार्जिंग करंट था, ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा। अब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपसे पूछेगा चार्जिंग करंट पर फेज निकालो। तो जनरली जो वोल्टेज सब जो दिया रहता है ना, वो लाइन टू लाइन वोल्टेज रहता है, करेक्ट है। तो पर फेज वोल्टेज आप कैसे निकालेंगे, तो लाइन टू लाइन 220, जैसे सपोज करो 220 किलो वोल्ट लाइन टू लाइन वोल्टेज है, तो पर फेज वोल्टेज 220 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाय √3। क्योंकि अगर कोई कनेक्शन नहीं दिया रहे, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि स्टार कनेक्शन है, करेक्ट है। तो 220 बाय √3, क्योंकि स्टार कनेक्शन का ही ज्यादा यूज होता है। तो लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 करके पर फेज चार्जिंग करंट आपसे पूछता है जनरली, पर फेज चार्जिंग करंट। तो वी आर जो भी वोल्टेज दिया रहेगा डिवाइडेड बाय √3 कर लेना पर फेज में, है ना। तो ये समझ में आ गया, गेट में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो फेरेंटी इफेक्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये सब सिंपल सा चीज है, बेसिक चीज है ये सब, ठीक है। ABCD पैरामीटर का ही यूज है इसमें, तो इस पे क्वेश्चन भी पूछा है। अब देखिए, अब हम लोग फेरेंटी इफेक्ट हम लोग देखेंगे, तो स्टिल ये नो लोड पे ही है, नो लोड पे ही है। तो देखना, अब देखिएगा, अब अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि VS माइनस IS, अब फेरेंटी इफेक्ट देख रहे हैं, बढ़िया से देखना आप लोग, VS माइनस IS इंटू आर माइनस JIS इंटू XL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, VR। VS माइनस IS इंटू आर माइनस JIS इंटू XL इज इक्वल टू VR होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, VS इज इक्वल टू VR प्लस IS इंटू आर प्लस JIS इंटू XL होना चाहिए, है कि नहीं, याद रखना ये। अब यहाँ पे देखो, हम लोग को फेजर डायग्राम बनाना है, तो फेजर डायग्राम अगर हम लोग को बनाना है तो बना लेंगे। तो ये है फेजर डायग्राम, नहीं इसको अब दूसरे कलर से बनाते हैं, फेजर डायग्राम को दूसरे कलर से हम लोग को बनाना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये VR, रेफरेंस हमेशा हम किसको लेते हैं, तो रिसीविंग एंड को, तो VR हो गया ये, ठीक है, दिस इज VR। अब ये बताओ, जब नो लोड पे है तो इधर तो कोई करंट जा नहीं रहा है, मतलब जो VR है वो डायरेक्ट C के सामने है, मतलब इसमें जो करंट है IC जो कि IS के बराबर है, तो वो जो करंट है इस VR से 90 डिग्री लीड करना चाहिए, क्योंकि इसके कैपेसिटर के सामने में वोल्टेज कितना है, VR, और कैपेसिटर में जो करंट जा रहा है वो है IC या फिर IS, दोनों सेम है, IC इक्वल टू IS। तो ये जो IS करंट है VR से 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। तो जो है IS ये किधर होना चाहिए, IS किधर होना चाहिए, IS किधर होना चाहिए, IS इक्वल टू IC ये इधर होना चाहिए, है ना, IS इक्वल टू IC इधर होना चाहिए। सपोज करो ये IS है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो VR प्लस IS इंटू आर, तो IS इंटू आर अगर देखेंगे तो IS अगर इस डायरेक्शन में है तो IS इंटू आर किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, इधर कहीं होगा,
सपोज करो इतना है, ये आई एस इंटू आर हो गया, ये कितना हो, क्या हो गया, ये आई एस इंटू आर हो गया ये। तो वी आर प्लस आई एस इंटू आर प्लस जे आई एस इंटू एक्सएल प्लस जे आई एस इंटू एक्सएल, है ना। तो जे मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का रोटेशन, करेक्ट है। तो 90 डिग्री, जे मतलब प्लस 90 डिग्री, तो मतलब प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का रोटेशन, कहने का मतलब ये इधर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का रोटेशन, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा, ये आई एस इंटू एक्सएल रहा, करेक्ट। तो वी आर प्लस आई एस इंटू आर प्लस आई एस इंटू एक्सएल शुड बी इक्वल टू वी एस, शुड बी इक्वल टू वी एस, शुड बी इक्वल टू वी एस। तो ये क्या है, वी एस। तो आप यहां पे खुद भी देख सकते हैं, आप यहां पे खुद भी देख सकते हैं, आप यहां पे खुद भी देखिए कि एट नो लोड सर्किट हमारा क्या था, नो लोड पे था। ये जो हमारा जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन था अभी, वो नो लोड पे था। तो एट नो लोड जो वी आर का मैग्नीट्यूड है और वी एस का मैग्नीट्यूड है, आपको ज्यादा कौन सा लग रहा है यहां पे? तो सिंपल सी बात है, आपको वी आर का मैग्नीट्यूड ज्यादा लग रहा है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज आपको ज्यादा लग रहा है कि नहीं? तो यही होता है फेरेंटी इफेक्ट, है ना। तो फेरेंटी इफेक्ट क्या है, वो सिंपल सा ये फेजर डायग्राम है, करेक्ट है, सिंपल सा फेजर डायग्राम है, कुछ नहीं है ना। तो फेरेंटी इफेक्ट का अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए कि एट नो लोड और एट वेरी लाइटली लोडेड कंडीशन, नो लोड और वेरी लाइटली, अगर मान लो आई आर का वैल्यू बहुत ही कम है ना, तो एट नो लोड और एट वेरी लाइटली लोडेड कंडीशन receiving end voltage in case of medium or long transmission line is greater than the sending end voltage, this effect is called Ferranti effect। याद रखना ये चीज, लिख लो इस चीज को, है ना। तो ये Ferranti effect है, इतना आपको समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये हो गया नो लोड पे, नो लोड पे रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड Ferranti इफेक्ट। आप ये बोलेंगे कि सर अगर सेंडिंग एंड से वोल्टेज ज्यादा रहे, अगर मान लो 11 किलो वोल्ट पे पावर हम जनरेट कर रहे हैं और घर में अगर 11 किलो वोल्ट से ज्यादा आ जाए, तो इसका मतलब ये तो फेरेंटी इफेक्ट हो गया सर। हमारे घर में 11 किलो वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आता है तो हम बर्बाद ही हो जाएंगे, है ना। अभी तो 230 वोल्ट आता है ना, 230 वोल्ट आता है ना इंडिया में, है ना। तो घर पे अगर उससे ज्यादा जो सेंडिंग एंड जितना वोल्टेज है ना 11 किलो वोल्ट, अगर उससे ज्यादा आ जाएगा तो फिर तो गया घर, है ना, जल जाएगा पूरा। लेकिन बच्चों ये सोचो, डिफिनीशन पे ध्यान दो, एट नो लोड, घर आपका कनेक्ट होना ही नहीं चाहिए, नो लोड पे रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो फेरेंटी इफेक्ट होता है ना, जो पावर फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज पे बहुत कम होता है ना, नेग्लिजिबल फेरेंटी इफेक्ट होता है। फेरेंटी इफेक्ट मोस्ट डोमिनेटिंग होता है इन केस ऑफ कम्युनिकेशन लाइन, प्रूव करके बताएंगे अभी, है ना। तो ये समझ में आ गया। तो एट नो लोड, एट नो लोड, एट नो लोड और डिफिनेशन लिख रहे हैं, और एट वेरी लाइटली लोडेड कंडीशन, लाइटली लोडेड कंडीशन, लाइटली लोडेड कंडीशन क्या होना चाहिए, लाइटली लोडेड कंडीशन, वी आर इज ग्रेटर देन वी एस, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फेरेंटी इफेक्ट, ठीक है। नो लोड और वेरी लाइटली लोडेड कंडीशन इन केस ऑफ मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो कैपेसिटेंस है ही नहीं, कैपेसिटेंस है नहीं, तो फिर इसका मतलब फेरेंटी इफेक्ट नहीं होगा। इतना समझ में आ गया। तो अब बात यहां पे ये आती है कि लोडेड कंडीशन में क्या होगा। ये तो नो लोड पे ऐसा हो गया फेरेंटी इफेक्ट वाला चीज, ठीक है। अब अगर लोडेड कंडीशन है तो क्या होगा, लोडेड कंडीशन है तो क्या फेरेंटी इफेक्ट होगा, वो भी चीज हम लोग को देख लेना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में गए कहीं पे पूछ दिया तो अगर लोडेड कंडीशन होगा तो क्या फेरेंटी इफेक्ट होना चाहिए, वो भी देखिए आप, ठीक है। तो क्लियर है अभी तक? फिर से मतलब पूछना क्या, आप बता थोड़ी ना पाओगे अभी। मतलब देखो ऑनलाइन मेरा बहुत ज्यादा, हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाए हुए लाइव जैसे कैमरा उमरा के सामने, ऑफलाइन हम 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं। मेरे बहुत स्टूडेंट्स टॉप रैंकर भी आ चुके हैं, करेक्ट है। किसी किसी ग्रुप में है 31 रैंक, कोई एक है, एक स्टूडेंट संजय निषाद करके, वो किसी दूसरे ग्रुप में पोस्ट भी किया था मेरे बारे में, आप देख सकते हो, करेक्ट है। तो ऑफलाइन में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है 7-8 साल का, इन ऑलमोस्ट बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे सिटीज में, करेक्ट है। लेकिन ऑनलाइन में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ऑनलाइन में हमको पता नहीं चलता है कि आपको कैसे समझ में आएगा, करेक्ट है। तो इसी वजह से हम 2-3 बार करके बोल देते हैं ताकि हम श्योर हो जाए कि आपको समझ में आ गया। आपका समझना इंपॉर्टेंट है, आपका रैंक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो अब यहां पे देखते हैं,
तो नो लोड पे कंडीशन आपको समझ गया कि नो लोड पे जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा हो गया, उसी को हम लोग फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं। अब लोडेड कंडीशन पे क्या होगा? अब लोडेड कंडीशन पे क्या होगा? लोडेड कंडीशन पे क्या होगा? तो हमारे पास जो है वो ये है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड कंडेंसर मॉडल, JXL-Y है कि नहीं, ऐसा है। और सपोज करो लोड कनेक्टेड है, एक प्योरली रेसिस्टिव लोड या कोई भी लोड ले सकते हैं, रेसिस्टिव लोड ले लेते हैं हम लोग, ये RL है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? अब कुछ ना कुछ देखो, इसके क्रॉस वोल्टेज अब कितना रहेगा? VR ही तो है ना, VR वोल्टेज है। इसमें कुछ करंट अब कितना जाएगा? IR जाएगा। इसमें कुछ करंट कितना जाएगा? IC जाएगा। तो इसमें करंट कितना रहेगा? IS रहेगा। अब यहाँ पे IS इज नॉट इक्वल टू IC, क्योंकि करंट इधर भी जाएगा कुछ पार्ट, करेक्ट है। और यहाँ पे VS है, इधर करंट IS है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको यहाँ पे फेजर डायग्राम बना के देखना है कि इसमें फेरेंटी इफेक्ट होगा या नहीं होगा, तो वो देख लीजिए अभी। तो पहले हम लोग को KVL अगर लगाएं तो VS माइनस IS इंटू R माइनस JIS इंटू XL इज इक्वल टू VR होना चाहिए, है कि नहीं? VS माइनस IS इंटू R माइनस JIS इंटू XL इज इक्वल टू VR होना चाहिए। तो इसका मतलब VS इज इक्वल टू VR प्लस IS इंटू R प्लस JIS इंटू XL हो जाएगा, ऐसा हो गया। VS इक्वल टू VR प्लस IS इंटू R प्लस JIS इंटू XL हो गया, करेक्ट है। अब देखते हैं नो लोड पे। हाँ, एक चीज और भी याद रखना, IS इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? IC प्लस IR। और ये हमेशा याद रख लेना, जब भी रिएक्टिव सर्किट होता है ना, तो ये सब फेजर समेशन होता है, ये सब फेजर समेशन होता है, याद रखना इस चीज को। अब हम इसका फेजर डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, तो फेजर डायग्राम बनाना चाह रहे हैं तो बना लेंगे, जहां चाह वहां रहा, ठीक है। तो देखो VR किधर है? VR है इधर, सपोज करो ये VR, ठीक है, ये है VR, ये है VR। अब देखिए IR का डायरेक्शन किधर होगा? IR का डायरेक्शन तो VR के डायरेक्शन में ही होगा। क्यों होगा VR के डायरेक्शन में? क्योंकि रेसिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा सपोज करो IR, इतना आप सपोज करिए, ये है IR, ये VR और ये IR, है ना। अब देखो IC किधर होगा? तो VR से 90 डिग्री लीड करेगा, तो IC क्या करेगा? 90 डिग्री लीड करेगा, ये 90 डिग्री IC लीड करेगा, ठीक है, ये IC 90 डिग्री लीड करेगा, IC 90 डिग्री लीड करेगा, IR IC। तो इन दोनों का फेजर समेशन क्या हो जाएगा? IS के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का फेजर समेशन कैसा हो जाएगा? IS के बराबर हो जाएगा। तो IS कुछ इस टाइप का हो गया, ये IS हो गया, है ना। इसको आप IS ले लीजिए, ये IS हो गया। अब देखो तो VR प्लस IS इंटू R, तो IS का डायरेक्शन वैसा है, तो IS इंटू R कैसा रहेगा? तो IS इंटू R रहेगा, IS इंटू R रहेगा ऐसा ही, इसी डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो IS इंटू R हो गया, ये IS इंटू R हो गया, करेक्ट है। अब IS इंटू R प्लस JIS इंटू XL, प्लस J मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा 90 डिग्री, इस पे 90 डिग्री। तो ये क्या है? ये क्या है? ये IS, रुक जाओ हट रहे हैं हम, IS इंटू XL हो गया, करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो VR प्लस IS इंटू R प्लस IS इंटू XL, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? VR प्लस IS इंटू R प्लस IS इंटू XL, ये कितना है? VS के बराबर। डायरेक्शन 90 डिग्री ले लिया, इसका मतलब J तो हम इंक्लूड कर चुके हैं, ऐसा मत करना कि डायरेक्शन भी ले लेना और यहाँ पे J भी लिख देना, ऐसा मत करना आप, ठीक है। तो अब अगर देखें तो VR प्लस IS इंटू R प्लस JIS इंटू XL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा VS। आप खुद भी देख के बताओ कि यहाँ पे VR और VS में क्या ज्यादा है। यहाँ पे दोनों में अगर कंसीडर करें तो VS ज्यादा है ना, VS तो यहाँ पे ज्यादा है, VS ज्यादा है, कहने का मतलब फेरेंटी इफेक्ट तो नहीं है ना, मतलब नो फेरेंटी इफेक्ट, मतलब फेरेंटी इफेक्ट के लिए सर्किट मस्ट बी एट नो लोड और वेरी लाइटली लोडेड कंडीशन, करेक्ट है। फेरेंटी इफेक्ट हम आपको शो करके बता दिए कि लोड पे होगा तो क्या होगा, ये चीज आपको समझ में आ गया, ओके। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपको दिक्कत लगे, जो भी चीज, तो कमेंट आप करिएगा, है ना। जहां पे दिक्कत हो, आपको लगे कि फिर से बताना चाहिए, अदरवाइज हमको तो लगता है एक चीज हम बहुत बार बोल दे रहे हैं, इरिटेट भी हो जाते होंगे आप लोग, लेकिन फिर भी अगर आपको मान लो नहीं समझ में आया कुछ भी चीज, पूछना जरूर,
है ना, कंप्लीशन चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, रैंक चाहिए, करेक्ट है, ये सब क्लियर है। तो फेरेंटी इफेक्ट का डेफिनेशन आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि एट नो लोड और वेरी लाइटली लोडेड कंडीशन रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज इन मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट में तो होता नहीं है, ठीक है। अब फेरेंटी इफेक्ट के बारे में और भी डिटेल एनालिसिस, ये सब हो गया डिफिनीशन। अब है फेरेंटी इफेक्ट के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है। तो देखो ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास क्या है, इस टाइप का है, ये है ट्रांसमिशन लाइन। हम इसको अप्रोक्सीमेट ऐसा भी तो कर सकते थे ना, आर को सपोज करो आर हम 0 ले लें, रेसिस्टेंस 0 ले लें, ठीक है, रेसिस्टेंस आप इग्नोर कर भी सकते हैं, तो ये हम इसको ऐसे ले सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो कुछ कैलकुलेशन के लिए आप ऐसा करेंगे तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग ऐसे बनाएंगे एंड कंडेंसर मोटर में वैसे, ठीक है। तो हमारे पास जो फेरेंटी इफेक्ट मतलब सॉरी ऐसा है, जो ट्रांसमिशन लाइन आया सपोज करो इस टाइप का है, हम लोगों को थोड़ा मैथमेटिकली भी देखते हैं कि ज्यादा है या कम है वो, ये हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एल है तो ये एस इंटू एल लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/CS लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है ना, पता है ना आपको। और ये सपोज करो VS है एंड दिस इज VR, करेक्ट है, ये VS और ये VR, नो लोड पे ही तो है ना, ये यहाँ पे IS और ये यहाँ पे क्या है IC इक्वल टू IS। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो VR व VS अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो क्या रहेगा, VR व VS हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या रहेगा, तो 1/CS डिवाइडेड बाय SL प्लस 1/CS रहेगा, है ना। VR बाय VS इक्वल टू 1/CS डिवाइडेड बाय SL प्लस 1/CS रहना चाहिए, मतलब ये कितना रहना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय LCS स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, है कि नहीं, होगा ना। तो VR बाय VS इतना हो गया। तो अब इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो VR इक्वल टू VS इंटू 1/1 प्लस LC इंटू J ओमेगा का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा है कि VR इक्वल टू VS इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC टू द पावर -1 हम लोग कर सकते हैं, है ना, 1/1 प्लस LC ओमेगा स्क्वायर और J स्क्वायर है तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, और J स्क्वायर इज -1, तो ये ऐसा हो गया। तो अब देखिए एक चीज होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 1 प्लस एक्स, करेक्ट है, इसको आप ऐसा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि VR इज इक्वल टू VS 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू L इंटू C, है कि नहीं, ओमेगा स्क्वायर इंटू L इंटू C, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर आप यहां पे देखिए तो VR इज इक्वल टू क्या रहा, VS प्लस VS इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू L इंटू C, ठीक है, VR इक्वल टू VS प्लस ओमेगा स्क्वायर L इंटू C। इसका मतलब अब देखो यही तो पॉइंट है, इसमें देखिए रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड के वोल्टेज से सेंडिंग एंड के वोल्टेज से इतना ज्यादा है, और यही तो फेरेंटी इफेक्ट है ना, रिसीविंग एंड का वोल्टेज के वोल्टेज से इतना ज्यादा है, तो यही तो फेरेंटी इफेक्ट है, करेक्ट है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही तो फेरेंटी इफेक्ट है। तो डेल V है फेरेंटी इफेक्ट के वजह से, और ये जो वोल्टेज आया दिस वोल्टेज इज VS ओमेगा स्क्वायर L इंटू C, है ना। तो अगर इसका मतलब है कि अगर डेल V ज्यादा है तो इसका मतलब फेरेंटी इफेक्ट ज्यादा होगा, अगर डेल V ज्यादा है तो फेरेंटी इफेक्ट ज्यादा है, मतलब सोर्स वोल्टेज से लोड वोल्टेज अगर ज्यादा, मतलब है ना, सोर्स वोल्टेज से रिसीविंग एंड वोल्टेज अगर ज्यादा है तो फेरेंटी इफेक्ट ज्यादा है। अगर ये कम है, V अगर कम है तो इसका मतलब फेरेंटी इफेक्ट कम है, और अगर V 0 है तो इसका मतलब फेरेंटी इफेक्ट क्या है, 0 है ना, समझ रहे मेरी बात आप लोग। तो अब अगर यहां पे देखिए, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेरेंटी इफेक्ट। तो ये याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डेल V इज इक्वल टू VS ओमेगा स्क्वायर L इंटू C,
है ना, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल वी इक्वल टू वी एस ओमेगा स्क्वायर एल इंटू सी, इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो उसी को एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इतना डिटेल एनालिसिस होगा ना कि फुल कोर्स भी सर, ठीक है, आप लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप लोग कॉन्सेप्ट सब कुछ याद रखते रहना, ठीक है। अब देखो डेल वी हमारे पास क्या आया, डेल वी इज इक्वल टू वी एस ओमेगा स्क्वायर एल इंटू सी। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एस ओमेगा स्क्वायर एल को L1 इंटू एल लिख सकते हैं। एल टोटल इंडक्टेंस है ना, एल यहां पे देखिए तो टोटल इंडक्टेंस ले लिए हुए थे, तो L1 इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो एल से मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से, तो टोटल इंडक्टेंस। सिमिलरली सी के साथ भी, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, डेल वी अगर देखें तो वी एस ओमेगा स्क्वायर L1 इंटू C1 इंटू एल स्क्वायर आ गया। तो यहां पे देखिए कि फेरेंटी इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर हुआ, तो लेंथ ज्यादा रहेगा तो फेरेंटी इफेक्ट ज्यादा रहेगा, करेक्ट है। सिमिलरली फेरेंटी इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर हुआ, मतलब फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हुआ, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो फेरेंटी इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट ज्यादा रहता है। फ्रीक्वेंसी तो मेगाहर्ट्ज में होता है वहां पे, है ना, कम्युनिकेशन लाइन में फ्रीक्वेंसी तो मेगाहर्ट्ज में होता है, तो वहां पे इसलिए फेरेंटी इफेक्ट ज्यादा होता है, करेक्ट है। पावर लाइन में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है तो फेरेंटी इफेक्ट कम होता है। कम्युनिकेशन लाइन में फ्रीक्वेंसी क्योंकि बहुत ज्यादा होता है तो फेरेंटी इफेक्ट वहां पे बहुत ज्यादा होगा, तो इस चीज को याद रखिएगा। फिर आप यहां पे देखो कि डेल वी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी एस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय L1 इंटू C1 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, है ना। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये L1 इंटू C1 है तो इसको ऐसा कर सकते, कॉपी पे कर रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे। तो 1 बाय अंडर रूट L1 इंटू C1 क्या है, 1 बाय अंडर रूट L1 इंटू C1 क्या है। बहुत लोग सोच लिए होंगे कि फ्रीक्वेंसी है, ऐसा नहीं है, है ना। ये होगा 1 बाय अंडर रूट L1 C1। देखो आप ऐसा करो, ये L1 क्या है, L1 बाय R करो इंटू R इंटू C1 करो, करेक्ट है। तो L1 बाय R इंटू R इंटू C1, तो देखो L1 क्या है, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो इसका यूनिट हेनरी बाय मीटर, और ये रेसिस्टेंस का यूनिट ओम। सिमिलरली इस रेसिस्टेंस का भी ओम, और ये फैराड पर मीटर, ठीक है। तो ये कितना रहेगा, देखो अब देखिए, अब यहां पे हेनरी बाय ओम अगर करें तो क्या है, टाइम कांस्टेंट, तो सेकेंड बाय मीटर। सिमिलरली ये क्या है, ये क्या है, ये सेकेंड है, टाइम कांस्टेंट है ना, R इंटू सी एल बाय आर टाइम कांस्टेंट है, तो सेकेंड बाय मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये स्पीड है, ये स्पीड है जिस स्पीड से पावर ट्रांसमिट होता है, करेक्ट है। तो डेल वी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वी एस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी सी स्क्वायर, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इनफैक्ट इस पे भी क्वेश्चन पूछा है, 1 बाय अंडर रूट L1 इंटू C1, इस पे भी क्वेश्चन पूछा है। स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब प्रोपेगेशन जो होता है ना स्पीड, वो पूछेगा आपसे। तो 1 बाय अंडर रूट L1 इंटू C1, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, याद रखना ये चीज। ये इसलिए तो डेरिवेशन किया जाता है ना, कि बीच बीच का भी जो क्वेश्चन है ना, कोई ये सब और गेट में IIT वाला ऐसा होता है कि जो डेरिवेशन में जो कॉन्सेप्ट रहता है उस पर क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो इसलिए हम आपको डेरिवेशन करवा रहे हैं। तो ये समझ में आ गया। तो फेरेंटी इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, याद रखना। तो इसलिए मीडियम, जैसे लेंथ ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो फेरेंटी इफेक्ट बढ़ते जाएगा, करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो फेरेंटी इफेक्ट बढ़ते जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज मतलब ऐसा है कि कम्युनिकेशन लाइन में फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा होता है, तो कम्युनिकेशन लाइन में फ्रीक्वेंसी क्योंकि बहुत ज्यादा होता है तो इसीलिए उसमें फेरेंटी इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, याद रखना, ठीक है। अब हम लोगों को इतना समझ में आ गया, फेरेंटी इफेक्ट इतना आपको समझ में आ गया है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फेरेंटी इफेक्ट सब में। अब हम लोग को देखना है फेरेंटी इफेक्ट के जो है ना, फेरेंटी इफेक्ट को हम लोग एलिमिनेट कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गेट में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। तो देखो इसके पहले, सबसे पहले आप देखो, ये आपको पता है कि ये ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और एंड कंडेंसर मॉडल, करेक्ट है कि नहीं। ये उसके बाद ये कैपेसिटर है, दिस इज VS एंड दिस इज VR, है ना, VS और VR। तो अब यहां पे देखो इसमें फेरेंटी इफेक्ट हो रहा है ना। थोड़ा सा आपको हम याद दिलाते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, है ना। ये है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। आप ये बताओ क्या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट होता था,
नहीं होता था। इसमें क्या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट होता है? जरूर होगा, फेरेंटी इफेक्ट होगा इसमें, है ना। मीडियम से लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन तक फेरेंटी इफेक्ट होगा, है ना। अब यहां पे जो कि आप देख चुके हो थोड़ी देर पहले, हम बता चुके हैं कि फेरेंटी इफेक्ट लेंथ पे भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, याद रखना वो चीज। अब अगर देखें तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हो रहा है ना। इन दोनों में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? इन दोनों में एक डिफरेंस दिख रहा है इस कैपेसिटेंस का, है कि नहीं? तो इसका मतलब इस कैपेसिटेंस के वजह से ही फेरेंटी इफेक्ट हो रहा होगा, है ना। इस कैपेसिटेंस के वजह से ही फेरेंटी इफेक्ट हो रहा होगा, है ना। तो जब इस कैपेसिटेंस के वजह से फेरेंटी इफेक्ट हो रहा है, तो अगर जो इस कैपेसिटेंस का बिहेवियर है इस सर्किट में, उस बिहेवियर को नलिफाई कर दिया जाए, मतलब इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर अगर नलिफाई कर दिया जाए, मतलब ऐसा लगे कि सर्किट में कैपेसिटेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब फेरेंटी इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोगों को बस यही करना है कि इस कैपेसिटर के इफेक्ट को नलिफाई करना है ना। इस कैपेसिटर के इफेक्ट को नलिफाई करना है हम लोगों को। अब इस कैपेसिटर के इफेक्ट को नलिफाई कैसे करते हैं हम लोग, तो ये चीज बेसिक्स में आप देख चुके हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहला लेक्चर पावर सिस्टम का 3 फेज एंड बेसिक्स ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर में हम आपको बता चुके हैं कि इंडक्टर क्या करता है। इंडक्टर को लैगिंग रिएक्टिव पावर चाहिए, तो कैपेसिटर लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। सिमिलरली कैपेसिटर को लीडिंग रिएक्टिव पावर चाहिए, तो इंडक्टर लीडिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। मतलब ऐसा हुआ कि जो इंडक्टर को चाहिए वो कैपेसिटर सप्लाई करेगा, जो कैपेसिटर को चाहिए वो इंडक्टर सप्लाई करेगा। इसका मतलब अगर यहां पे जो इसको चाहिए, कहां गया ये, ठीक है, जो इसको चाहिए अगर हम पैरेलल में एक इंडक्टर लगा दें, तो जो इसको चाहिए अगर वो इंडक्टर इसको सप्लाई कर देगा, इसका मतलब इसका इफेक्ट इस सर्किट पे पड़ेगा नहीं। इस सर्किट सबसे कुछ वो लेगा ही नहीं, करंट वरेंट कुछ ये लेगा ही नहीं। ये हम बता चुके हैं बेसिक्स में, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, और ऐसे भी ये क्रैश कोर्स है, हम बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बता रहे हैं, है ना। मतलब ऐसा है कि हमको एक इंडक्टर लगाना पड़ेगा इसके पैरेलल में, ठीक है। तो ये सपोज करो ये ABCD, ये 2 पोर्ट नेटवर्क है, ऐसा हम बना लिए इसको ऐसे, और इसके पैरेलल में हमको इस कैपेसिटर के पैरेलल में यहाँ पे हमको एक इंडक्टर लगाना पड़ेगा, तभी इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर यहाँ पे नलिफाई होगा। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शंट इंडक्टर जो है, किसका यूज कर रहे हैं हम लोग? शंट इंडक्टर का यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग? शंट इंडक्टर, ये सब चीज आता है क्वेश्चन। शंट इंडक्टर का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं? टू एलिमिनेट फेरेंटी इफेक्ट, टू एलिमिनेट फेरेंटी इफेक्ट। ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। टू एलिमिनेट फेरेंटी इफेक्ट क्यों शंट इंडक्टर का यूज कर रहे हैं? क्योंकि कैपेसिटर को क्या चाहिए, कैपेसिटर को आपको बता चुके हैं, वो देख लेना, आप बढ़िया से समझना, ठीक है। इंडक्टर को क्या चाहिए, कैपेसिटर को क्या चाहिए, कौन सा लैगिंग रिएक्टिव पावर कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन डिलीवर करता है, ये सब चीज एक बार फेजर डायग्राम बना के देखना ना, आपको खुद ही याद हो जाएगा, है ना। मतलब आपको जो बेसिक्स में बता चुके हैं फिर से जाके देखना, अगर जो नहीं देखे हो उसकी बात कर रहे हैं हम। मतलब जो इंडक्टर को, जो कैपेसिटर को चाहिए वो इंडक्टर सप्लाई कर रहा है, जो इंडक्टर को चाहिए वो कैपेसिटर सप्लाई कर रहा है। तो ये सर्किट में है, फिर भी मतलब लगेगा कि सर्किट में नहीं है, इसका इफेक्ट 0 है कि नहीं, इस टाइप का है कुछ। तो अब यहां पे देखिए, अब यहां पे आप ये देखिए कि IR इधर तो नहीं जाएगा, नो लोड पे सर्किट फेरेंटी इफेक्ट होता ही था नो लोड पे, तो IR लोड टर्मिनल पे तो नहीं जाएगा, मतलब IR इधर ही रहेगा, है कि नहीं। IR इधर तो नहीं जाएगा ना, अब IR जो भी करंट इधर भेजेगा वो इधर ही आ जाएगा, IR की तरफ ही आ जाएगा। याद रखना ये सब चीज। तो अब यहां पे समझना कि हम लोगों को फेरेंटी इफेक्ट को नलिफाई करना है। तो देखो अब यहां पे VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR होता है। VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR, करेक्ट है। टू एलिमिनेट फेरेंटी इफेक्ट, टू एलिमिनेट फेरेंटी इफेक्ट VS शुड बी इक्वल टू VR होना चाहिए, VS इज इक्वल टू VR होना चाहिए। मतलब VR इज इक्वल टू AVR प्लस BIR होना चाहिए, VR इज इक्वल टू AVR प्लस BIR होना चाहिए। मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, VR1 माइनस A इज इक्वल टू B इंटू IR होना चाहिए, VR1 माइनस A इज इक्वल टू B इंटू IR होना चाहिए। मतलब VR बाय IR इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय 1 माइनस A होना चाहिए। और अगर आप देखें ये VR और ये यहां पे IR
करेक्ट है, ये वी आर और ये यहाँ पे आई आर है ना, तो वी आर और आई आर, तो वी आर बाय आई आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर बाय आई आर यहाँ पे हो जाएगा एक्स एल, ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा XL, मतलब इतना इंडक्टिव रिएक्टेंस हमको लगाना पड़ेगा B डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, तो जाके फेरेंटी इफेक्ट नलिफाई होगा। मतलब पैरेलल में हमको यहां पे कितना इंडक्टिव रिएक्टेंस लगाना होगा, तो B डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए। आपसे यहां पे सपोज करो इंडक्टेंस का वैल्यू पूछे, तो XL को आप क्या लिख सकते हैं, XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, तो L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा इंटू B डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए हो जाएगा। मतलब इतने वैल्यू का हमको इंडक्टेंस लगाना होगा, तो फेरेंटी इफेक्ट जाके एलिमिनेट हो जाएगा, उस केस में VS इक्वल टू VR रहेगा। समझ में आ गया? होपफुली आपको थोड़ा सा सबसे पहले सबसे पहले ही हम इंडक्टर और कैपेसिटर इसलिए बता दिए ताकि यूज होगा आगे आने वाले हर चैप्टर में, तो इसलिए आपको पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से, जो 3 फेज और बेसिक्स ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखो इसमें क्या है, VR का जो मैग्नीट्यूड है वो VS के बराबर है, करेक्ट है, VR का मैग्नीट्यूड VS के बराबर है। फेरेंटी इफेक्ट एलिमिनेट होने का मतलब ही यही है कि VR शुड बी इक्वल टू VS। इतना समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन गेट में पूछेगा या कहीं पे भी क्वेश्चन पूछेगा, तो या तो ऐसा ही बोल देगा डायरेक्ट कि फेरेंटी इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए आप बताओ कि शंट में कितना इंडक्टिव रिएक्टेंस लगाएं, B डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, या तो डायरेक्ट बोलेगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला तो पुट कर ही देंगे, है ना, लेजेंड हो आप लोग उस सब में, है ना, फॉर्मूला तो पुट करके तो निकाल ही लोगे। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे, है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बना दे, ट्रिकी कैसे बनाएगा, तो वो हम एक क्वेश्चन देके आपको बोल रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, है ना, तो ये तो समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, सपोज करो एक किसी सर्किट में A इज इक्वल टू 0.9 एंगल मतलब 0 डिग्री, B इज इक्वल टू 200 एंगल 90 डिग्री, करेक्ट है, C इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -5, है ना। At no load we need to have VS equal to VR equal to 220 किलोवोल्ट, ठीक है। At no load we need to have VS equal to VR equal to 220 किलोवोल्ट, ठीक है। फाइंड, या मतलब the inductive reactance required in parallel is कितना होगा। इसको हम आपको 2 मेथड से बताएंगे, ठीक है, इसको हम 2 मेथड से बताएंगे आपको, ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप लोगों को कॉन्फिडेंस है ना। इसको 2 मेथड से हम आपको बता रहे हैं। देखो ये चीज सबसे पहला में आप क्या करिए ना कि आप ऐसा करो, ये है, सपोज करो ये है ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ये है ट्रांसमिशन लाइन। कहीं पे ये भी हो सकता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन क्वेश्चन में दिया हो सकता है, या नहीं भी दिया हो सकता है, तो आप ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कैसा है कि आप ये सपोज करो कि यहां पे ऐसा है ना कि A इक्वल टू ABCD पैरामीटर दिया हुआ है ना, VS इक्वल टू VR के बराबर है, दिस इज VS, दिस इज VR, है कि नहीं, VS इक्वल टू VR के बराबर दिया हुआ है। अब यहां पे अगर VS इक्वल टू VR हम लोगों को करना है, तो इसका मतलब ये तो डायरेक्ट फेरेंटी इफेक्ट वाला चीज हो गया ना, फेरेंटी इफेक्ट को नलिफाई करने वाला चीज हो गया ना, VS इक्वल टू VR है तो फेरेंटी इफेक्ट को नलिफाई करने वाला चीज हो गया। तो फेरेंटी इफेक्ट को नलिफाई करना है मतलब शंट में इंडक्टिव रिएक्टेंस लगाना पड़ेगा, एक इंडक्टर लगाना पड़ेगा। तो इस XL का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, तो B डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, याद रखना है ये चीज, ठीक है। या तो फॉर्मूला याद रखो या फिर आप ऐसे याद रखो, जो VR है इसमें करंट कुछ ना कुछ आएगा IR, है कि नहीं। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, VS इक्वल टू AVR प्लस BIR, आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो याद अगर मान लो ये फॉर्मूला नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। VS इक्वल टू VR क्वेश्चन में बोल रहा है, तो VR इक्वल टू जो मेथड हम बताए हुए ना उसी को हम बोल रहे हैं, AVR प्लस BIR।
तो इसका मतलब वी आर बाय आई आर यहाँ पे बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए। तो अगर फॉर्मूला नहीं आता तो भी आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, तो बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए अगर करेंगे तो बी का वैल्यू कितना है 200 एंगल 90 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9, तो ये कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट ही ऐसे करना है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, कितना आसान क्वेश्चन था। देखो आप एट नो लोड वी एस इक्वल टू वी आर करना है, इसका मतलब फेरेंट इफेक्ट को नलीफाई करना था, है ना। क्वेश्चन को पूछने का तरीका आप देख रहे हो, इसी को अगर आप दूसरे तरीके से करो, जो पावर का फॉर्मूला हम बताए थे उसके यूज से करो तो भी हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो आप यहां पे ए इक्वल टू क्या है सेकेंड मेथड, ये सेकेंड मेथड हम बता रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड तो इजी है ही, फर्स्ट मेथड तो बहुत इजी है, ठीक है। अब सेकेंड मेथड देखिए आप, सेकेंड मेथड में क्या है, जैसे देखो a इक्वल टू कितना है 0.9 एंगल 0 डिग्री, b इक्वल टू क्या है 200 एंगल 90 डिग्री, है ना। एट नो लोड है, आपको पता है, जैसे सर्किट देखो हमारे पास ऐसा है, इस टाइप का है, सपोज करो ये है सर्किट, ठीक है। यहाँ पे आर एल सी सब टाइप का कुछ होगा, हम ऐसे बना लिए, थोड़ा स्टाइल में बना रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी एस है, आई एस है, वी आर है, नो लोड पे था, तो अगर यहाँ पे इंडक्टर लगाएंगे तो आई आर तो अब इधर ही आएगा, आई आर तो अब इधर ही आएगा, है कि नहीं, नो लोड पे था। तो हमसे बोल रहा है कि इस इंडक्टेंस का वैल्यू कितना रखें हम लोग, ताकि वी आर इक्वल टू वी एस हो जाए, वी आर इक्वल टू वी एस हो जाए एट नो लोड, एट नो लोड। तो देखो आप बढ़िया से समझना है आप लोगों को, खूब बढ़िया से समझो। आप दो फॉर्मूला जानते हैं, P इक्वल टू वी एस वी आर बाय बी कॉस बीटा माइनस डेल्टा माइनस ए वी आर स्क्वायर बाय बी कॉस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट नो लोड बोल रहा है ना, तो एट नो लोड बोल रहा है मतलब पी आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। एट नो लोड कहने का मतलब इंडक्टर है तो इंडक्टर में तो एक्टिव पावर जाएगा ही नहीं, है ना, कहने का मतलब ये सर्किट नो लोड पे ही है, तो पी आर पे मतलब पी आर 0 होना चाहिए एट नो लोड पे। जब लोड नहीं है तो पी आर कैसा, है ना। तो अब यहां पे देखो पी आर पे ये 0 होना चाहिए, इसका मतलब देखो वी एस इक्वल टू वी आर है, तो इसका मतलब वी आर स्क्वायर बाय बी कितना, यहां से हम लोग डेल्टा निकालेंगे। हम क्या बताए थे पावर में कि पी और क्यू वाला जो पावर है ना, जो पी और क्यू, पी आर और क्यू आर से जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा उसमें एक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा जिससे आप डेल्टा निकालोगे और दूसरे में पुट कर दोगे, यही मेथड बताए थे, उसी वही चीज हम भी यहां पे कर रहे हैं। तो वी आर स्क्वायर बाय बी का वैल्यू कितना है 200, कॉस बीटा का वैल्यू कितना है 90 माइनस डेल्टा माइनस ए का वैल्यू कितना है 0.9 वी आर स्क्वायर बाय बी, और या बी के जगह पे हम 200 ही लिख रहे हैं, बी के जगह पे हम लोग 200 ही लिख रहे हैं, cos 90 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब cos अल्फा तो 0 है ना, तो इसलिए हम लोग cos बीटा का वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू यहाँ पे 0 रहेगा ना, साइन डेल्टा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू 0। थोड़ा जल्दी हम कर रहे हैं, आप कॉपी पे करिएगा। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया। तो अब इस केस में क्यू आर कितना होगा, अब इस केस में जैसे पी आर तो इधर से 0 गया, लेकिन क्यू आर तो कहीं ना कुछ जाएगा, क्योंकि रिएक्ट मतलब जो है ना क्या है, इंडक्टर है, तो कुछ ना कुछ रिएक्टिव पावर इसमें जाएगा ही। तो क्यू आर कितना भेज रहा होगा, तो क्यू आर अगर हम लोग देखें तो वी एस वी आर फॉर्मूला हम लिख रहे हैं पहले, बाय बी साइन बीटा माइनस डेल्टा माइनस ए वी आर स्क्वायर बाय बी साइन बीटा माइनस अल्फा, है कि नहीं, यही होगा ना। तो इस केस में अगर देखें हम लोग क्यू आर यहां पे कितना होना चाहिए, वी आर इक्वल टू वी एस है, तो वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 साइन 90 माइनस डेल्टा, तो 0 आ गया ना, तो साइन 90 माइनस 0.9, ए का वैल्यू 0.9 है। वी आर थोड़ा जल्दी तो करना ही पड़ेगा, है ना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जल्दी आपको भी करना ही पड़ेगा। बीटा का वैल्यू 90, अल्फा का वैल्यू 0, करेक्ट है। तो अब इसका मतलब क्यू आर यहां पे कितना हो गया, क्यू आर हो गया वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 माइनस 0.9 वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, तो इसका मतलब वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 हो गया, ये करेक्ट है। क्यू आर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000। अब यहां पे देखो, ये इससे याद करो आप, यहां पे देखो ये पी आर और क्यू आर इधर तो कुछ कनेक्टेड नहीं है, ये थोड़ा डायग्राम को हमको थोड़ा बड़ा करने दो,
देखो ये पी आर और क्यू आर भेज रहा है, इधर तो कुछ जाएगा नहीं, पी आर तो जीरो है क्योंकि एक्टिव लोड है ही नहीं, तो क्यू आर पूरा इसी में जाएगा, और क्यू आर अगर पूरा इसी में जाएगा तो इसमें क्यू आर यहां पे कितना आना चाहिए, इसके क्रॉस वोल्टेज वी आर और ये एक्स, तो वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स एल आना चाहिए, है कि नहीं। इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है एक्सएल है और इसके क्रॉस वोल्टेज है वी आर, तो वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सएल, तो दिस शुड बी इक्वल टू वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सएल, दैट मीन्स XL should be equal to 2000, करेक्ट है। तो ये मेथड है, तो दो मेथड है, आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे, हमको लगता है कि पहला मेथड ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, है ना। लेकिन इसमें ये है ना कि इसमें तो सपोज करो नो लोड, ये मेथड पता है क्या है, ये एक पी आर और क्यू आर पे हमको एक एग्जांपल देना था, आपको बताना था अच्छे से, इसलिए हम आपको ये बताएं, ठीक है। आप याद करिएगा, हम आपको उस टाइम में बताए हुए थे कि जब भी पी आर और क्यू आर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ना इस फॉर्मूला पे, तो एक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, जैसे कि इस केस में दिया हुआ था कि नो लोड पे है, नो लोड पे कहने का मतलब पी आर जीरो, जब पी आर है ही नहीं तो लोड कैसा, जब लोड नहीं है तो पी आर कैसा, दोनों तरफ का सेंटेंस वैलिड है रियल लाइफ में, ठीक है। तो इसका मतलब जब पी आर इक्वल टू जीरो, एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि नो लोड पे है, कहने का मतलब पी आर इक्वल टू जीरो, तो वहां पे हम लोग डेल्टा पता कर लिए, जब डेल्टा हम लोग को पता चल गया, तो क्यू आर पे हम पुट किए, डायरेक्ट क्यू आर आ गया हमारे पास, ये क्यू आर आ गया, और क्यू आर अगर सर्किट से देखें तो वी आर स्क्वायर बाय एक्सएल, तो एक्सएल यहां से हम लोग पता कर लिए। तो यही चीज होता है, एक एप्लीकेशन करना होता है, जो भी फॉर्मूला पढ़ो एकदम मतलब प्रैक्टिकली समझ के आराम से बैठ के मन से आपको ये सब चीज सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए हम आपको दूसरा मेथड बताए, हो सकता था कि हम नहीं भी बताते, लेकिन मेरा मन कर गया आपको कुछ ज्यादा ब्रॉड नॉलेज देने का, ठीक है। अब इसमें देखो एक जो है फेरेंटी इफेक्ट को नलीफाई करने वाले में एक जो मेथड आप देखे हैं, एक कहां गया वो मेथड, कहां गया वो, ठीक है, ये है एक, ये भी मेथड है जिसमें डायरेक्ट हम ऐसे इस मेथड से किए, ठीक है, b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, तो ये भी मेथड है, वो भी मेथड है ना, दोनों आपको याद रखना है। सेकेंड मेथड जो है ना, सेकेंड मेथड में अगर ये भी बोल देता कि इसमें क्या बोला है, नो लोड पे है ना, अगर ये भी बोल देता कि कुछ 10 मेगावाट का लोड ले रहा है, तो अब उस केस में बताओ कि एक्सएल का वैल्यू कितना होगा, तो उस केस में भी आप निकाल सकते थे, जैसे पी आर का वैल्यू 0 रखे थे, उस टाइम में 10 रख के वहां पे डेल्टा निकाल लेते और क्यू आर में पुट कर देते हम लोग, ठीक है। मतलब आपको एप्लीकेशन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का एंड कंडेंसर मॉडल था, 2 मॉडल और भी है जिसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है।